हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वक्ता जब अपने वाक्य को बोलता है और उस वाक्य का जब अंत होता है या कभी कभी वाक्य के बीच में ही वक्ता श्वास लेता है तो उस समय को ही क्या कहा जाता है? विराम कहा जाता है। लिखावट में विराम का प्रयोग जब किया जाता है उस समय वक्ता को ऐसा लगता है कि विराम चिन्ह लगाने से उसका वाक्य जो है वह स्पष्ट है, यानी क्लियर है। वाक्य में विराम चिन्हों का यदि सही ढंग से प्रयोग नहीं किया जाता तो वहाँ अर्थ क्या होता है? गलत निकल जाता है। यहाँ उदाहरण में उसे रोको मत कॉमा डाला गया है, जाने दो। दूसरा जो उदाहरण है उसे रोको कॉमा है, मत जाने दो। तो यहाँ दोनों ही वाक्यों में कॉमा लगाने के कारण अर्थ क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। उसे रोको मत यानी किसी को जाने के लिए कहा जा रहा है कि उसे रोको मत, जाने दो। और दूसरे में क्या कहा जा रहा है? उसे रोको, उसे जाने मत दो। तो इसलिए जब भी विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत किया जाता है तो सोच समझ करके करना पड़ता है। प्राचीन काल में या 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी में या अन्य भारतीय भाषाओं में 1 पाई और ये 2 पाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। तो 2 पाई का ही प्रयोग होता था। लेकिन कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद अंग्रेजों के संपर्क में आने के बाद अंग्रेजी के जो भी सिंबल्स या चिन्ह थे उन चिन्हों को हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा और 19वीं शताब्दी के अंत तक इन चिन्हों का प्रयोग पूर्णतः हिंदी व्याकरण में किया जा रहा था। 20वीं शताब्दी आते आते उन सारे चिन्हों को हिंदी में सुव्यवस्थित कर दिया गया और 20वीं शताब्दी में हिंदी व्याकरण में इसे महत्व और स्थान भी प्रदान कर दिया गया। तो ये जो विराम चिन्ह है, ये सारे विराम चिन्ह हमें कहाँ से प्राप्त हुए? अंग्रेजी के सिंबल से। ये उनके नाम हैं, जैसे पूर्ण विराम है, उनका सिंबल्स ये है। अर्ध विराम सिंबल्स यहाँ है। अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक या रेखिका, विवरण चिन्ह, अपूर्ण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, प्रतिशत चिन्ह, समानता सूचक, त्रुटि चिन्ह। तो ये सारे चिन्ह जो हैं हिंदी में अब सुव्यवस्थित रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी व्याकरण में इनको स्थापित कर दिया गया है। तो पहले जितने भी यहाँ नाम हैं उसमें सबसे पहला क्या है? पूर्ण विराम है। तो पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है कि भली भांति पूर्ण रूपेण, भली भांति ठहरना। तो अब पूर्ण विराम का वाक्य में प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और किसमें नहीं होता है, यहाँ ध्यान रखना है कि वाक्य में जब भी प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य होता है उसमें पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। क्लियर? वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें। जैसे प्रधानमंत्री विमान से
नीचे उतरे, ये वाक्य क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तो जहाँ वाक्य पूर्ण हो जाता है वहाँ हम लोग क्या लगाते हैं? कौन सा साइन? पूर्ण विराम का, जिसे पहले 19वीं शताब्दी से पहले क्या बोला जाता था? पाई। तो ये पूर्ण विराम हो गया। यह पुस्तक अच्छी है, वाक्य पूरा हो गया। वाक्य पूरा हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। इसके अतिरिक्त जब किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन किया जाता है उस समय भी क्या होता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे भोली चितवन, तो भोली चितवन क्या हो गया? पूर्ण हो गया, इसलिए हम लोग वहाँ पूर्ण विराम लगा दिए। इसके अतिरिक्त प्राचीन भाषा में जो पद यानी कविताएं होती थी उन कविताओं में भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया है, इसलिए यहाँ भी क्या है? पाई यानी पूर्ण विराम लगाया गया है। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम का अर्थ होता है थोड़ा रुकना, थोड़ा रुकना। किसकी अपेक्षा? पूर्ण विराम की अपेक्षा यहाँ कम रुकना है। जैसे प्रधानमंत्री भाषण देते रहे, यहाँ हमको अर्धविराम लगाना है। और जनता शोर करती रही। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाए? अर्धविराम। तो जहाँ वाक्य में पूर्ण विराम लगाया जाता है उसकी अपेक्षा अर्ध विराम में थोड़ा रुकना रहता है और वाक्य के बीच में लगाया जाता है। इसकी नेक्स्ट है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ होता है न्यून ठहराव, न्यून यानी थोड़ा सा। जहाँ वाक्य के बीच में थोड़ा रुकना हो उसे हम लोग अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम कहाँ कहाँ पर वाक्य में लगाया जाता है, इसके लिए हमें ट्रिक को अपना लेना है, ध्यान देना है, ताकि परीक्षा में यदि यह विराम चिन्ह लगाने के लिए वाक्य दिया गया हो और उसमें ये कहा जाए कि अल्प विराम लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, इसलिए यहाँ ट्रिक को ध्यान में देना है। वाक्य किस तरह के रहते हैं? जहाँ एक तरह के कई शब्द आ जाते हैं वाक्य में, जैसे रमेश, सुरेश, गणेश और महेश घूमने गए, तो यहाँ एक तरह के शब्द एक ही वाक्य में आए हुए हैं। वैसे समय में हर शब्द के बाद हमें अल्प विराम लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है कि भाव विभोर शब्द यदि हैं तो वहाँ लगाया जाता है हाँ अथवा नहीं को अगले वाक्य के अन्य शब्दों से अलग करने में लगाया जाता है। पर, परंतु, इसलिए, क्योंकि, बल्कि, तथापि यदि शब्द हैं उसके आगे जो भी वाक्य हैं उन वाक्य को अलग करने के लिए इन सब शब्दों के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त बस,
वस्तुतः, अच्छा, वास्तव में। यदि ये शब्द हैं प्रारंभ में, उसके बाद वाक्य है, तो वहाँ पर भी अल्प विराम लगाया जाता है। तारीख के साथ महीने के नाम जब हम लोग लिखते हैं, लिखने के बाद भी लगाना पड़ता है। अंक को लिखते समय अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे वाक्य को अलग यदि किया जा रहा है, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, इसके बाद वाक्य है तो इसके साथ सुनो सुनो में हमें अल्प विराम लगाना है, ध्यान से सुनो अल्प विराम लगाना है, इसके बाद जो वाक्य है वो पूरा कंप्लीट होता है। इसी तरह से हाँ यदि है, यह, वह, तो, तब, तो उसमें यदि हाँ से शुरू हो रहा है शब्द से, मैं पाठ करूँगा, तो वाक्य को अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जब जाना ही है, जाओ। यदि महीना का नाम लिखना है, जैसे 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ, तो इस तरह से महीने के बाद हम लोग को भी अल्प विराम लगाना रहता है। यदि नंबर अंक है 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी अंक है, हर अंक के बाद हमें अल्प विराम लगाना पड़ता है। तो यहाँ ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी कोई भी वाक्य है और उस वाक्य में प्रश्न किया गया है, तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई वाक्य में शुद्ध अशुद्धता का संदेह हो वाक्य में, तो वहाँ पर भी उस परिस्थिति में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कथन वाले प्रश्न में भी लगाया जाता है। और जहाँ पर अप्रत्यक्ष कथन वाले वाक्य होते हैं, उसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। यहाँ ध्यान रखना है। जैसे मुंबई की राजधानी बताओ, तो बताओ यह क्या है, अप्रत्यक्ष वक्ता क्या है, वो अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य कर रहा है। तो वैसे समय में भी प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ वाक्य के अंत में नहीं लगाया जाता है। यहाँ ध्यान देना है अप्रत्यक्ष कथन के समय वाले वाक्य में। नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक चिन्ह, साथ में यहाँ सिंबल है। तो ये जो है किस परिस्थिति में ये चिन्ह लगाया जाता है। यदि वाक्य में आश्चर्य की बातें हो रही है, करुणा है, घृणा है, भय है, विवाद है, विस्मय है, विनय है, व्यंग है, उपहास यदि है, तो ऐसे समय में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप तो हरिश्चंद्र हैं, यह क्या है, व्यंग किसी के ऊपर किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। हे भगवान दया करो, यहाँ ईश्वर से दया करने की विनती की जा रही है, तो इसमें भी यहाँ ये सिंबल लगेगा। उफ कितनी गर्मी है, तो यहाँ भी ये सिंबल लगेगा। तो इस तरह से जब जो भी वाक्य है, उन वाक्यों को ध्यान में रखते हुए हमें सिंबल्स यानी चिन्ह का प्रयोग करना है। इसके अगले भाग को हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।